हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अपन नेक्स्ट अपने आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। अपन कल डिस्कशन कर रहे थे इंश्योरेंस एक्ट यूनिट 1 के ऊपर, और कल हमने इंश्योरेंस के बारे में जो है वो जो हमारा पास्ट हिस्ट्री थी इंश्योरेंस की, कल अपन ने वो जान ली थी। लाइफ इंश्योरेंस कैसे आया, जनरल इंश्योरेंस कैसे आया, ये सब चीज़ें कल की क्लास के अंदर अपन डिस्कशन कर चुके थे। और अब आज अपन जो आगे बढ़ रहे हैं, कल अपन ने एफडीआई का भी कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया था, 74% वाला आप लोगों को याद होगा। इंटरमीडिएट में जो अपन ने डिस्कशन किया था वो 100% वाला डिस्कशन किया था, वो भी आपको याद होगा। और अब आज की क्लास में अपन जो आगे बढ़ रहे हैं, अपन जो नेक्स्ट इसमें प्रोविजन को जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अब इसका कुछ डेफिनेशनल पार्ट। देखिए, डेफिनेशनल पार्ट भी किसी भी एक्ट का, किसी भी कानून का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको उस पूरे चैप्टर में या उस पूरे कानून में आने वाली जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, वो आपको वहां पर उस डेफिनेशन पार्ट के अंदर गिवन होती है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हमको चीज क्या ध्यान में रखनी है कि हमको डेफिनेशंस जो पढ़ाई जा रही हैं, हमको जो डेफिनेशंस बताई जा रही हैं, उनको भी हमारे को दिमाग में याद रखना है, उनको भी हमारे को नॉलेज में रखना है कि वो डेफिनेशंस क्या है ना। तो चलिए अपन सबसे पहली डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। अपन सबसे पहली डेफिनेशन देखिए यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है पॉलिसी होल्डर। वेरी इजी। आप कहेंगे कि सर पॉलिसी होल्डर की डेफिनेशन तो आपको पढ़ानी ही नहीं है, ये तो पता है हमें कि जिस बंदे के नाम पे पॉलिसी होती है या जो पॉलिसी को होल्ड करता है वो पॉलिसी होल्डर कहलाता है, ऑफ कोर्स। लेकिन फिर भी अपन इसको फॉर्मली एक बार समझते हैं कि पॉलिसी होल्डर का मतलब क्या होता है। देखिए इसमें लिखा कि अ पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति, टू whom the whole of the interest of the policy holder, whole of the interest of the policy holder in the policy is assigned once and for all। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ, एक बार के लिए और हमेशा के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसको कि मैंने क्या करा कि जिसको कि मैंने पॉलिसी में जो भी उस पॉलिसी होल्डर के राइट्स होते हैं, जो भी उस पॉलिसी होल्डर के बेनिफिट्स होते हैं, जो भी उस पॉलिसी होल्डर के किसी भी तरीके के इंटाइटलमेंट्स होते हैं, जब मैं वो उसको हमेशा के लिए ट्रांसफर कर दूंगा, हमेशा के लिए असाइन कर दूंगा, तो वो व्यक्ति मेरे लिए क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति मेरे लिए कहलाएगा पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी होल्डर का मतलब क्या समझा अपन ने। पॉलिसी होल्डर का मतलब सबसे पहला ये हुआ कि सर जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को, या जब इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किसी इंश्योर्ड पर्सन को क्या करा जाता है, जो पॉलिसी होल्डर के राइट हैं, इंटाइटलमेंट है, बेनिफिट है, जब उसको वो एक बार और हमेशा के लिए, एक बार और हमेशा, वंस मतलब एक बार, फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए जब ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, वो चीज आपकी कहलाती है पॉलिसी होल्डर। यानी कि वो पर्सन आपका क्या माना जाएगा, पॉलिसी होल्डर माना जाएगा। दूसरा क्या लिखता है, डज नॉट इंक्लूड, इसमें कौन व्यक्ति इंक्लूड नहीं होता, असाइनी, असाइनी देयर ऑफ हुज इंटरेस्ट इन द पॉलिसी इज फॉर द टाइम बीइंग सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, असाइनी का मतलब कौन, असाइनी का मतलब हुआ ट्रांसफरी। असाइनी का मतलब क्या हुआ, असाइनी का मतलब हुआ ट्रांसफरी। यदि मान लीजिए कि मैंने मेरी पॉलिसी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी है और मैंने सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस उसको ट्रांसफर करी, तो यदि मैं अपनी पॉलिसी को किसी दूसरे व्यक्ति को सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन यदि ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, यदि मेरी पॉलिसी में किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कंडीशंस के साथ या टर्म्स के साथ में असाइन करता हूं, ट्रांसफर करता हूं, तो ध्यान रखना वो व्यक्ति पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कौन व्यक्ति पॉलिसी होल्डर माना जाता है, जिसको कि आपके उस पॉलिसी होल्डर का 100% जो राइट है, 100% जो इंटरेस्ट है, जब अपन उसको वो ट्रांसफर कर देते हैं तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति कहलाएगा पॉलिसी होल्डर। लेकिन इसके अंदर कौन व्यक्ति इंक्लूड नहीं होगा, तो जो पॉलिसी का असाइनी है, मतलब जिसको कि आपने पॉलिसी असाइन की है, जिसको कि आपने पॉलिसी ट्रांसफर की है, और आपने वो जो पॉलिसी ट्रांसफर की है वो आपने किन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग की है, आपने कुछ शर्तें लगाकर, कुछ कंडीशंस लगाकर आपने वो पॉलिसी उस व्यक्ति को ट्रांसफर की है, तो वो व्यक्ति कदापि, वो व्यक्ति कभी भी, वो व्यक्ति नेवर क्या माना जाएगा, एक पॉलिसी होल्डर नहीं माना जा सकता। तो पॉलिसी होल्डर हमेशा कौन कहलाता है, पॉलिसी होल्डर हमेशा वो कहलाएगा जिस व्यक्ति को आपने 100% पॉलिसी के जो राइट्स हैं वो क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, क्लियर। दूसरे पे आते हैं। दूसरा आता है कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस। देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, आरओसी जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं, उसी प्रकार से जितने भी आपके इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज होते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं, इंश्योरर प्लानर होते हैं, या इंश्योरेंस से जुड़े हुए जो भी कोई एजेंट्स होते हैं, सब एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, तो इनको मैनेज करने, इनको कंट्रोल करने, इनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक बॉडी बनाई है, उस बॉडी का नाम अपन ने क्या दिया, उसका नाम अपन ने दिया कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस।
ठीक है, ये क्या होता है जरा देखें अपन। इट मींस द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको अपॉइंट किसने करा, इस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कहां से हुआ, इस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने इसको अपॉइंट किया है। क्यों अपॉइंट किया, किस चीज के लिए अपॉइंट किया, इसको अपॉइंटमेंट किया गया टू एक्सरसाइज ऑल द पावर, डिस्चार्ज द फंक्शंस, परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट कौन सा वाला एक्ट, जो हम इंश्योरेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, उस एक्ट के अंदर अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने के लिए, अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया वो क्या कहलाया, कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस। इसके अलावा इसके और ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और पावर कहां पे दिए हुए हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के अंदर, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 के अंदर, उसके अलावा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ 99 के अंदर। इन सारे एक्ट्स के अंदर आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपके कोई भी पावर्स दिए गए हैं, आपके कोई भी फंक्शंस दिए गए हैं, आपके कोई भी ड्यूटीज दी गई हैं, आपके कोई भी ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं जिनको कि आपको परफॉर्म करना है, जिनको कि आपको डिस्चार्ज करना है, तो ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा ऑफिसर जिसको कि अपॉइंट किया गया, ये सारे फंक्शंस, ये सारी ड्यूटीज, ये सारे ऑब्लिगेशन, ये सारे पावर परफॉर्म करने के लिए वो व्यक्ति, वो आपका ऑफिसर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो एक सिंपल डेफिनेशन है कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, अपन किसको मानकर चलेंगे। उसके बाद में अब अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं इसमें आगे। तो देखो नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें अपने को देखने को मिलती है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अपन किसको बोलते हैं। देखो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की यदि बात की जाए तो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस क्या है, फायर, मरीन और मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस। मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि आप फायर और मरीन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी आपके इंश्योरेंस बिजनेसेस बचे हैं, चाहे उसको आप सिंगली कैरिड ऑन करते हैं या आप इन कॉम्बिनेशन विद वन और मोर ऑफ देम। विद वन और मोर ऑफ देम का मतलब क्या हुआ कि आपका फायर इंश्योरेंस का भी बिजनेस है और आप एज वेल एज मरीन इंश्योरेंस का भी बिजनेस करते हैं आपकी कंपनी। ठीक है, जैसे एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, तो एक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो फायर इंश्योरेंस का भी बिजनेस करती है और मरीन इंश्योरेंस का भी बिजनेस करती है। तो जब एक्स लिमिटेड कंपनी फायर इंश्योरेंस का और मरीन इंश्योरेंस का दोनों का जो है वो बिजनेस करेगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप ध्यान रखना वहां पर अपन क्या बोलेंगे कि वो कंपनी कौन सा बिजनेस चला रही है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस चला रही है। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का मतलब क्या हुआ, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस, चाहे वो कंपनी उसको अकेले बिजनेस को चलाए, मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि कंपनी केवल फायर इंश्योरेंस का काम करती है, ऐसा भी हो सकता है मे बी पॉसिबल कि कंपनी केवल मरीन इंश्योरेंस का काम करती है, या अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो है कंपनी केवल वो इंश्योरेंस अपना बिजनेस चलाती है, एक बिजनेस। और ऐसा भी हो सकता है इन कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि वो इनमें से एक से ज्यादा बिजनेसेस को साथ में चलाती है। तो वो जो बिजनेस आपका होगा वो बिजनेस आपका कौन सा कहलाएगा, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बिजनेस आता है वो आता है हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस, HI बिजनेस। देखिए इसमें क्या होता है, इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ गए आप मेरी बात, मैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आपसे कर रहा हूं, विच प्रोवाइड फॉर सिकनेस बेनिफिट, मेडिकल, सर्जिकल, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बेनिफिट, वेदर इन पेशेंट और आउट पेशेंट ट्रेवल कवर एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सीधा सिंपल कि यदि अपन बात करें कि हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, जनरली अपन ये देखते हैं कि सर हेल्थ इंश्योरेंस में आपको एक तो सिकनेस बेनिफिट मिल जाता है। सिकनेस बेनिफिट का मतलब क्या होता है, सिकनेस बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जैसे अपने को कोई मान लीजिए किसी तरीके की बीमारी हो गई, कोई अपने को किसी भी तरीके का कोई हेल्थ इशू क्रिएट हो गया, तो अपन जैसे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने को हॉस्पिटल एडमिशन के खर्चे होते हैं, या आपके जो मेडिकल ट्रीटमेंट आपका हॉस्पिटल में आपको दिया जाता है उसके खर्चे होते हैं। तो वो सारे खर्चे अपने को अपनी पॉकेट से पेमेंट करने की जरूरत होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अपन ने क्या लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो वहां पर आपकी हेल्थ का एक्सपेंडिचर जितना भी होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर जितना भी होता है, वो सारा का सारा मेडिकल एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर, डॉक्टर की फीस, मेडिकल जो आपके टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी के जो टेस्ट होते हैं उसकी फीस, एवरीथिंग
कौन बॉन्ड करेगा? वो सारा पैसा आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जिससे कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी या पैकेज लिया हुआ है, वो कंपनी वो सारा खर्चा आपका बियर करेगी। तो बंदा आराम से क्या कर सकता है? अपना मेडिकल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से, एक अच्छे हॉस्पिटल से कराकर आ सकता है। दूसरी बात, फिर आता है इसमें मेडिकल, सर्जिकल और हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बेनिफिट, जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिए। यदि मान लीजिए कि किसी इंश्योर्ड पर्सन का ऑपरेशन होना है, उसका एक बहुत बड़ा सर्जरी होनी है, बाईपास सर्जरी होनी है, मान लीजिए कि उसका कोई बोन का ऑपरेशन होना है, कोई ऑर्थोपेडिक उसका ट्रीटमेंट होना है, गायनिक उसका ट्रीटमेंट होना है, तो हर तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो हर तरीके के मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल के खर्चे, आपके ऑपरेशनल खर्चे, आपके लेबोरेटरी के खर्चे, सारे खर्चे कौन बियर करेगा? जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी वो बियर करेगी। उसके बाद फिर अपन ने लिखा इसमें वेदर इन पेशेंट और आउट पेशेंट ट्रेवल कवर एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पहले पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपके हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं आता था। पहले पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो आता था वो आता था आपका लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, जो मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा। लेकिन अब क्या करा, अब गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस एक्ट में चेंज कर दिया, और इंश्योरेंस एक्ट में चेंज करके इस पर्सनल एक्सीडेंट कवर को लाइफ इंश्योरेंस से हटाकर और इन्होंने क्लब कर दिया हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो अब जब अपन कभी भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो जनरली कंपनियां अपने ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है? हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेज करने पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है। जबकि देखा जाए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। उसका जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम दो पार्ट्स के अंदर बटा हुआ होता है। एक प्रीमियम तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चला जाता है, और एक प्रीमियम का पार्ट जो होता है वो पार्ट होता है आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर के लिए। लेकिन अपने को क्या बोला जाता है पॉलिसी खरीदने के समय पे? कि हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो दे रहे हैं दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ये आपको भी पता है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, वो मार्केटिंग स्किल होता है कि ताकि अपना हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को बेचा जा सके। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो बिजनेस होगा ना, उसमें ध्यान रखना कि तुम्हारा जो इन पेशेंट या आउट पेशेंट जो ट्रेवल है, यानी कि वो तुम्हारा वो भी कवर रहेगा। तुम यदि मान लीजिए कि कहीं बाहर जाते हो, कहीं फॉरेन कंट्री जाते हो, इंडिया में कहीं पर तुम घूमने के लिए जाते हो, पिकनिक बनाने के लिए जाते हो, कोई एजुकेशन लेने के लिए जाते हो, और वहां पर यदि हमारे को हेल्थ रिलेटेड कोई भी मेडिकल इशू आ गया और हमारे को हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो एक तो अपन जाते हैं, एक तो अपने को एडमिशन लेना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, ठीक है, और वो तो कहलाता है इन पेशेंट। और एक होता है आउट पेशेंट। आउट पेशेंट का मतलब होता है वॉक इन। वॉक इन मतलब हम गए डॉक्टर के पास, हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, हम प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल की शॉप पे आए, हमने दवाई खरीदी, घर चले गए। वो कहलाता है आउट पेशेंट, यानी कि ओपीडी बोलते हैं उसको। जनरली आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, एक होता है आईपीडी और एक होता है ओपीडी। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा। आईपीडी का मतलब क्या होता है? इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। तो जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जब डॉक्टर कहता है कि आपको तो एडमिट होना पड़ेगा 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में, तो वो होता है आईपीडी। उस आईपीडी का खर्चा भी हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस में मिलता है। यदि आप ट्रीटमेंट कराते हैं ओपीडी में, ओपीडी मतलब क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो यानी कि आप डॉक्टर के पास गए वॉक इन पे, आपने डॉक्टर को दिखाया अपना प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रहा है, और आपको डॉक्टर ने वो प्रिस्क्रिप्शन उस प्रॉब्लम का लिख के दिया, दवाइयां लिख के दी, और आप अपने मेडिकल के शॉप पे गए, मेडिकल वाले से आपने दवाइयां खरीदी, आप अपने घर चले गए, तो वो कहलाता है ओपीडी। तो आपका आईपीडी ट्रीटमेंट हो या आपका ओपीडी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आपका इंडिया के अंदर हो चाहे वो आपका इंडिया के बाहर हो, तो जो भी पॉलिसी के अंदर आप कवर करते हैं वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको सारा खर्चा, जितना भी एक्सपेंडिचर आपका होता है, जितनी भी कॉस्ट आपकी लगती है, वो सब कौन बियर करेगी? वो बियर करेगी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। और यहां पे मैंने पर्सनल एक्सीडेंट कवर बता दिया। पर्सनल एक्सीडेंट कवर का मतलब हुआ कि अपना यदि मान लीजिए कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से हमारे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, मेडिकली ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ऑपरेशन के लिए हमारे को जाना पड़ता है उस एक्सीडेंट की वजह से, तो उसका भी सारा का सारा जो खर्चा है, उसका भी सारा का सारा जो एक्सपेंडिचर है, वो हमारे को कौन देगा? वो हमारे को हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है वो हमारे को प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट है तो प्लीज एक बार आप मैसेज बॉक्स में लिख दें, वरना आप ओके करें तो मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आता हूं। बताइएगा, जनरल इंश्योरेंस में या हेल्थ इंश्योरेंस में कोई डाउट हो तो प्लीज बोलिएगा। वत्सल आपने पूछा ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटी मींस लास्ट डेफिनेशन में। एक मिनट, अपन आते हैं। इसमें लिखा इट मींस द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज ऑल द पावर, डिस्चार्ज द फंक्शंस एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटी। ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटी का मतलब हो गया, देखो, IRDAI,
वत्सल, कल अपन ने एक अथॉरिटी पढ़ी थी, याद होगा आपको, IRDAI, ये वाला जिसके ऊपर एक्ट भी बना हुआ है। इस अथॉरिटी में ये ऑफिसर अपॉइंटेड रहता है। तो ये ऑफिसर जब इस अथॉरिटी में अपॉइंट होता है ना, तो इस ऑफिसर को ये इस अथॉरिटी में रहते हुए, इस डिपार्टमेंट में रहते हुए, समझ रहे हो आप मेरी बात, इस अथॉरिटी या इस डिपार्टमेंट में रहते हुए ये जितने एक्ट है ना, 1, 2, 3 और 4, इन तीनों चारों एक्ट के अंदर उसकी जो भी ड्यूटीज हैं, उसके जो भी ऑब्लिगेशन है, उसके जो भी फंक्शन है, उसके जो भी पावर है, उसको वो परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये ऑफिसर अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसकी जो पोजीशन होती है, वो पोजीशन कहां पे होती है, वो पोजीशन इस अथॉरिटी में होती है। तो अपन जो यहां पर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं ना, अथॉरिटी का मतलब किससे है, IRDAI से। वत्सल क्लियर है अपने को ये वाला पॉइंट? वत्सल क्लियर ये वाला पॉइंट? आउट पेशेंट का मतलब हुआ, आपको जैसे मान लीजिए कि पेट दर्द का प्रॉब्लम था, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, आपको 2 टैबलेट लिखी, एक सुबह एक शाम, आप मेडिकल शॉप पे गए, दवाइयाँ खरीदी, दवाई खाई, काम खत्म। तो आपको एडमिट नहीं होना पड़ा ना हॉस्पिटल में, वो कहलाता है आउट पेशेंट, मतलब जो बाहर की बार दिखा के निकल गया। और जिसको कि डॉक्टर ये बोलता है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा 3 दिन के लिए, हमारे ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, वो कहलाता है इंडोर पेशेंट, जिसको अपन बोलते हैं IPD। और जो डॉक्टर के पास आता है, दवाई लिखवाता है और अपना ट्रीटमेंट लेके चला जाता है। समझ गया बात? जिसको एडमिशन कराने की जरूरत नहीं होती है हॉस्पिटल में, या जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, वो आपका जो है वो कहलाएगा OPD, और जो एडमिट हो जाएगा वो कहलाएगा IPD, यानी कि इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर? अभी कोई डाउट किसी का नहीं है? चले अपन आगे, चलिए अब अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है इसमें अपना इंडियन इंश्योरेंस कंपनी अपन किसको बोलते हैं। देखो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या है, इसमें लिखता है इट मींस एन इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी जो कि विच इज लिमिटेड बाय शेयर, जो कि लिमिटेड बाय शेयर हो। आपको पता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली भी होती है, आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है। लेकिन यहां पर जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी बनेगी वो हमेशा कौन सी होगी, वो हमेशा होगी लिमिटेड बाय शेयर कंपनी। एंड आगे क्या लिखता है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज ए पब्लिक कंपनी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप इंश्योरेंस कंपनी हमेशा जब बनाओगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी हमेशा कौन सी होगी, इंश्योरेंस कंपनी आपकी हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, 1 पर्सन कंपनी को अपन एक इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अपन ने पहला क्या सीखा, अपन ने सीखा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रहेगी, और दूसरे नंबर पे अपन ने सीखा कि आपकी जो कंपनी होगी वो कंपनी कौन सी रहेगी, वो कंपनी होगी आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होगी, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कहता है, और या फिर कन्वर्टेड इनटू सच अ कंपनी विद इन 1 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015। यदि मान लीजिए बिफोर, मैं यहां पे लिख देता हूं, सपोज करिए बिफोर 2015 कंपनी का नाम है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक इंश्योरेंस कंपनी है बिफोर 2015। तो 2015 से पहले यदि ये कंपनी इंश्योरेंस कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो यहां पे क्या लिखा गया है, कन्वर्टेड इनटू सच ए कंपनी। सच ए कंपनी मतलब कौन सी, सच ए कंपनी का मतलब हो गया पब्लिक कंपनी। यानी कि आप जो ये 2015 वाला एक्ट आया था, इसके आप विद इन 1 ईयर में क्या करेंगे, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर में आपको क्या करना है, विद इन 1 ईयर में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। समझ गए आप मेरी बात? यानी कि आपको विद इन 1 ईयर में क्या करना था, आपको विद इन 1 ईयर में अपनी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और इंश्योरेंस का यदि कोई काम कर रही थी, तो उसको आपको कन्वर्ट करना था किसके अंदर, उसको आपको कन्वर्ट करना था पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया ना 2015 वाला, इस अमेंडमेंट एक्ट में ये लिखा गया, ये प्रोविजन आया कि अब कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर सकती। तो हिंदुस्तान में 2015 से पहले
जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां इंश्योरेंस के सेगमेंट में थी, तो उन सारी कंपनीज के ऊपर एक अमेंडमेंट का ऑब्लिगेशन आ गया कि आपको आने वाले एक साल में, यानी कि अमेंडमेंट आया उसके बाद में 2016 तक में, आपको क्या करना था, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही थी उसको कन्वर्ट करना था कौन सी कंपनी के अंदर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। और जिन कंपनीज को यदि मान लो कि ऐसा था कि नहीं सर हम तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो फिर ध्यान रखना वहां पर उन कंपनीज को गवर्नमेंट ने कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दिया था कि यदि कंपनीज ने इस वाले अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया था विद इन 1 ईयर, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कंपलसरी वाइंडिंग अप का प्रोविजन लाया था। गवर्नमेंट ने उनके लिए बोल दिया था कि इन कंपनीज का अपन क्या करेंगे, कंपलसरी वाइंडिंग अप करेंगे। समझ गए आप मेरी बात? और आज की तारीख में यदि मैं बात करूं कि आफ्टर 2015, तो आफ्टर 2015 यदि आप कोई भी अब कोई कंपनी बनाते हैं आफ्टर 2015, तो याद रखिएगा आपको स्टार्टिंग से ही आपकी कौन सी वाली कंपनी बनानी है, आपको स्टार्टिंग से ही अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा यदि आप एक इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे बिजनेस करना चाहते हैं। तो पहली बात। दूसरा, फिर लिखा in which the aggregate holding of equity share by the foreign investors do not exceed 74% of the paid up equity capital of such Indian insurance company। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि अपन ने कल के लेक्चर के अंदर, कल की क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक बार अपन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। आप जरा इस लाइन को देखिएगा, अपन ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या डिस्कशन करा था। अपन ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे लिखा था फॉर एफडीआई अप टू 74%, for FDI up to 74%, no approval of the central government is required और 100% FDI is permitted in the insurance intermediary। ये टॉपिक अपन ने कल डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, और वही का वही जो टॉपिक है वो टॉपिक आज अपना वापस से आ गया जब अपन ने इंश्योरेंस कंपनी के लिए, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के लिए बात करी। ये सेम का सेम पॉइंट है जो अपन ने एफडीआई वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले। ठीक है, ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक इस कंपनी में कोई डाउट है इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, तो आप सबसे पहले मुझसे पूछें, उसके बाद में फिर अपन चलते हैं इंश्योरेंस एजेंट की तरफ। हाँ जी, मैसेज बॉक्स में लिखिएगा यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मैसेज बॉक्स में लिखिएगा। नहीं है, चलें अपन आगे। चलिए, अब अपन आते हैं इंश्योरेंस एजेंट पे। आप कहेंगे सर ये टॉपिक भी बहुत इजी है, जो व्यक्ति इंश्योरेंस की पॉलिसीज बेचता है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो व्यक्ति इंश्योरेंस एजेंट कहलाएगा। आप सिंपली मुझे ये बोलेंगे, आपका आंसर सही है। यदि आप ये कह रहे हैं कि बोले सर एक वो व्यक्ति जो कि इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचता है या इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट होता है, इंश्योरेंस की कोई भी सर्विस होता है जिसको कि वो बेचता है, और इंश्योरेंस कंपनी से वो बंदा क्या करता है कि कुछ अपना रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? इंश्योरेंस एजेंट कहलाएगा। यदि आप ये सोच रहे हैं, यदि आप ये बोल रहे हैं, तो आपका आंसर करेक्ट है। देखो फॉर्मली अपन इसको एक बार देखते हैं क्या लिखा है। इट मींस एन इंश्योरेंस एजेंट, कोई भी इंश्योरेंस एजेंट हु रिसीव और एग्रीज टू रिसीव पेमेंट बाय वे ऑफ कमीशन और अदर रेम्यूनरेशन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पहला पॉइंट अपन ने क्या सीखा? पहला पॉइंट अपन ने सीखा कि जो बंदा या तो कमीशन रिसीव कर रहा है, और या फिर क्या होता है, या फिर वो बंदा जो है वो कमीशन रिसीव करने के लिए एग्री करता है, यानी कि या तो उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और या फिर उसने क्या करा है कि अपने रेम्यूनरेशन का कोई एक एग्रीमेंट बना रखा है। ठीक है, फिर आगे लिखा जो या तो कमीशन के फॉर्म में होगा, मतलब जो वो ले रहा है पैसा कंपनी से पॉलिसी बेचने के बदले में, सर्विस देने के बदले में, तो वो क्या कहलाएगा? या तो वो कमीशन के फॉर्म में होगा, और यदि वो कमीशन नहीं कहलाएगा तो फिर आप उसको उसका कुछ भी रेम्यूनरेशन का नाम आप दे सकते हो, जैसा भी आप देना चाहो। In consideration of soliciting or procuring the insurance business, including business relating to continuance, renewal or revival of the policies of the insurance। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सॉलिसिटिंग और प्रोक्यूरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। मतलब सॉलिसिटिंग और प्रोक्यूरिंग इंश्योरेंस बिजनेस का मतलब हुआ, सॉलिसिट का मतलब होता है प्रमोट करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बताना कि देखो आप इंश्योरेंस कराओगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, आप इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो आपको ये नुकसान है, आपके जो लाइबिलिटीज है देखो वो इंश्योरेंस कंपनी बियर कर लेगी। आप ये वाला इंश्योरेंस का यदि कोई सर्विस आप लेते हो, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, तो देखो आपको ये वाली फैसिलिटी फ्री में मिल रही है। तो लोगों को क्या करना? सॉलिसिट करना, लोगों को क्या करना? मोटिवेट करना, उनको समझाना, उनको बताना, उनको इस चीज के लिए प्रेरित करना कि आप हमारे से, हमारी कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो आप परचेज कर लीजिए। और प्रोक्यूर का मतलब क्या है? बिजनेस लेकर आना।
तो जब आप किसी व्यक्ति को पॉलिसी समझाएंगे, जब आप किसी व्यक्ति को बताएंगे, जब आप अपना पॉलिसी के बारे में उस व्यक्ति को बेनिफिट बताएंगे, प्रॉन्स और कॉन्स बताएंगे, वो व्यक्ति आपकी पॉलिसी खरीदने के लिए मोटिवेट हो जाएगा। और मोटिवेट हो जाएगा तो उसके बाद में आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को पॉलिसी बेचकर आप बिजनेस लेकर आओगे। तो वो जो आप सॉलिसिटिंग और प्रोक्यूरिंग कर रहे हो इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसके बदले में आपको इंश्योरेंस कंपनी जो भी पैसा देती है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है कमीशन। और वो बिजनेस आपका आप कैसे लेकर आ सकते हो, या तो कोई पॉलिसी है जिसको कि आप कंटिन्यू करना चाहता है कोई व्यक्ति, जैसे सपोज करिए मैंने एक पॉलिसी थी 5 ईयर के लिए ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी। अब मैं उस हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को, मेरा 5 साल कंप्लीट होने वाला है, मैं उसको आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको बोल दिया कि प्लीज आप मेरी पॉलिसी को कंटिन्यू कर दीजिए। तो वो मेरे एजेंट ने करी है ना कंटिन्यू। तो जब मेरा एजेंट उस पॉलिसी को कंटिन्यू करा रहा है तो कंटिन्यूसली उसको क्या मिलेगा, उस पर कमीशन मिलता रहेगा। फिर ऐसे ही मान लीजिए कि मेरी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, तो मेरी पॉलिसी को मैं क्या कराना चाहता हूं, रिन्यू कराना चाहता हूं। तो मेरी पॉलिसी को मैं रिन्यू कराऊंगा, ईयर टू ईयर रिन्यू करा रहे हैं, या फिर आप जो है वो हाफ ईयरली रिन्यू करा रहे हो, या जैसा भी आपकी पॉलिसी में टर्म्स और कंडीशन है उसके मुताबिक आप उसको रिन्यू करा रहे हो। अच्छा, इसमें रिन्यूअल में क्या होता है, रिन्यूअल में एक अपग्रेडेशन और आता है, अपग्रेड कराना, टू अपग्रेड द पॉलिसी, एक इसमें ये चीज भी आती है ना। आप इस चीज को भी नोटिंग कर लेना कि इसमें अपग्रेडेशन भी आता है इस पॉलिसी के अंदर, राइट। इसमें अपग्रेडेशन भी अपन लेते हैं रिन्यूअल के अंदर, कि कई बार अपन पॉलिसी को अपग्रेड करा देते हैं। अपग्रेड कराने का मतलब बताता हूं आपको। जैसे सपोज करिए अपन ने 3 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है ना। अब 3 लाख रुपए की पॉलिसी में कंपेरेटिवली अपने को पता है कि बेनिफिट कम है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं मेरी 3 लाख रुपए की पॉलिसी को अपग्रेड करा के, और 3 लाख रुपए से मैं कितने रुपए की करा दूं, मैं वो पॉलिसी करा देता हूं 5 लाख रुपए की। तो मेरे को थोड़े से एडवांसेस बेनिफिट मिल जाएंगे, या मेरे को और अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, या मेरे को कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने लग जाएंगे, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आता है। तो मैं क्या करता हूं, जब मेरी पॉलिसी का रिन्यूअल का समय आएगा ना, तो मैं मिडिल ऑफ द टाइम में नहीं, जब मेरी पॉलिसी चल रही है उस समय पे नहीं, जब मेरी पॉलिसी की रिन्यूअल की डेट आएगी ना, तो मैं मेरे एजेंट को बोलूंगा कि यार मेरी पॉलिसी को आप क्या करो, अपग्रेड कर दो। तो मेरा एजेंट क्या करेगा, मेरा एजेंट उस पॉलिसी को अपग्रेड कर देगा। तो मेरे को जो अपग्रेड पॉलिसी वाले बेनिफिट है ना, अब वो मिलने चालू हो जाएंगे सारे। समझ गए आप मेरी बात। तो आप अपग्रेडेशन कराते हैं तब भी क्या होता है, तब भी एजेंट को कमीशन मिलता है। और यदि मान लीजिए कि आपकी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी आपकी क्या हो चुकी है, पॉलिसी आपकी एक्सपायर्ड हो चुकी है, पॉलिसी आपकी एक्सपायर्ड हो चुकी है, ठीक है। अब आपको पता लगा कि अरे अपनी पॉलिसी तो एक्सपायर्ड हो गई, अपन ने तो ध्यान ही नहीं दिया, अपन को तो देखना चाहिए था कि अपनी पॉलिसी जो है वो रिन्यूअल होती, और यार अपना तो टाइम लिमिट ही निकल गई, अब तो अपनी पॉलिसी बेकार हो गई। ऐसा नहीं होता, पॉलिसी बेकार नहीं हुई है आपकी, आपकी पॉलिसी परफेक्ट है। आप क्या कराइए, आप अपनी पॉलिसी का रिवाइवल करा लीजिए। रिवाइवल कराने का मतलब क्या होता है, रिवाइवल कराने का मतलब होता है टू रीस्टोर द पॉलिसी। आप क्या करा लेंगे, आप कुछ, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, वो पेनल्टी पे करके, और आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी ना जो एक्सपायर्ड हो गई थी, वही पॉलिसी आपकी वापस से आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो जो आपको बेनिफिट अभी तक मिल रहे थे ना उस पॉलिसी में, वही के वही बेनिफिट आपको आगे भी जो है वो कैरी ऑन हो जाएंगे, आगे भी आपको मिलने मतलब मिलते रहेंगे, कहने का मतलब ये है। तो वो बेनिफिट आपके खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए यदि पॉलिसी हमारी एक्सपायर हो भी गई है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इंश्योरेंस कंपनी कुछ पेनल्टी या फाइन लेती है आपसे, वो लेकर और आपकी पॉलिसी को वो क्या करती है, रिवाइव कर देती है। तो वापस से हमारी पॉलिसी क्या होगी, रिस्टोर हो जाएगी, और हमारे को जो भी बेनिफिट अभी तक मिल रहे थे वो सारे बेनिफिट एज इट इज कंटिन्यू अपने को मिलते रहेंगे। तो तीनों ही कंडीशन में, या तो आपका बिजनेस, आप जो इंश्योरेंस वाला है, यदि आप उसको मान लीजिए कि पॉलिसी को आप कंटिन्यू करवाते हैं, यदि आपकी जो पॉलिसी है वो मान लीजिए कि एक्सपायर्ड होती है तो आप उसको रिवाइव करवाते हैं, और या फिर आपकी जो पॉलिसी है जिसको कि आपको रिन्यू कराना है या उसको आपको अपग्रेड कराना है, तो आपका एजेंट जब ये सारा बिजनेस लेकर आता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, और तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिन्यूअल पे, रिवाइवल पे और कंटिन्यूंस पे, तीनों पे जितना भी जो भी अमाउंट प्रीमियम का बनता है, उस प्रीमियम के अमाउंट के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज से, अलग अलग कंपनी का अलग अलग परसेंटेज होता है रेम्युनरेशन का और कमीशन का, वो परसेंटेज से आपको आपका जो कमीशन होता है, रेम्युनरेशन होता है, वो पे किया जाता है। समझ में आई बात अपने को। तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति कहलाता है आपका इंश्योरेंस एजेंट। क्लियर। अब यहां तक का कोई डाउट है तो प्लीज आप पहले बताइए, फिर अपन आगे चलेंगे। वत्सल आपने पूछा है
74% एक्सीड भी कर सकते हैं ना? नहीं वत्सल, 74% से एक्सीड अपन नहीं कर सकते। जो इसकी कैपिंग लिमिट है यार, वो कैपिंग लिमिट 74% है कैपिटल की, आप उससे ऊपर नहीं कर सकते, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। वरना क्या होगा, यदि गवर्नमेंट आपको परमिट कर देगी तो जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, यदि 74% से आपने उसमें ज्यादा ले लिया तो मे बी पॉसिबल आप 80%, 85%, 90%, 95%, और एक दिन तो आप उस कंपनी को 100% ही टेक ओवर कर लेंगे। तो वो कंपनी हमारी इंडियन कंपनी नहीं रहेगी, उस पर फॉरनर लोगों का कंट्रोल आ जाएगा, और फॉरनर जो है वो फिर उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। जबकि वो जो कंपनी बनी हुई है वो इंडिया के अंदर जो आपके इंडियन सिटीजन है उनके वेलफेयर के लिए बनाई गई है, उनके फायदे के लिए बनाई गई है। तो हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, सरकार आपको इस चीज के लिए कभी भी अलाउड नहीं करेगी। सरकार ने आपको मैक्सिमम कैप 74% दे रखा है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो सारा इन्वेस्टमेंट आप किस लिमिट में करेंगे, जो लिमिट आपको 74% की, 74% की गवर्नमेंट ने एफडीआई पॉलिसी के अंदर बताई है, उसके अंदर। वत्सल मैं एक चीज और बता देता हूं आप सब लोगों को। देखिए पहले ये जो लिमिट होती थी ना, पहले लिमिट होती थी 26%, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको धीरे धीरे इंक्रीज करके, क्योंकि हमारी जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो भी आई, हमारे कई जो नए रिजीम थे वो भी हमारे इंडस्ट्रीज के लिए आए, और जो कुछ एक हमारा जो इकोनॉमिकल सिस्टम था उसमें से जो बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, बाउंडेशंस थे, प्रोहिबिशंस थे, वो भी गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट में बहुत कम कर दिए। तो वो बहुत कम करने की वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा कि इंश्योरेंस बिजनेस में कैपिटल प्रमोशन किया। तो गवर्नमेंट ने वो कैपिटल प्रमोट करने के पर्पज से जो 26% की लिमिट थी ना बहुत पहले, उसको हटा के गवर्नमेंट ने उसको लिमिट को एक्सटेंड कर दिया, और वो लिमिट आपकी कितनी कर दी गई, वो लिमिट आपकी कर दी गई 74%। तो ये 74% आपकी यार अप्रोक्सीमेटली 3/4 हो जाती है, बहुत सफिशिएंट है। क्योंकि इससे ज्यादा अपन कंट्रोल दे देंगे तो फिर तो कंपनी का पूरा कंट्रोल ही फॉरेनर्स के हाथ में चला जाएगा, और वो कंपनी फिर हमारी इंडियन कंपनी नहीं रहेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट, जो मेरी स्टडी बोलती है उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपको 74% से ऊपर के लिए अलाउड, विद अप्रूवल विदाउट अप्रूवल किसी भी मोड से आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। क्लियर है ये वाला पॉइंट? कोई और डाउट आपका? हाँ जी बताइए, कोई और डाउट आपका? नहीं? चलिए, तो अपन आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, और कल अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन आगे की डेफिनेशंस की तरफ बढ़ेंगे, और फिर हम इसके कुछ जो प्रोविजंस हैं इंश्योरेंस एक्ट के, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि क्या क्या एप्लीकेबल होते हैं, कैसे कैसे एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन सी कंपनीज पर, किस किस सेगमेंट की कंपनी पर क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, वो अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।